बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम अपने एनसीईआरटी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्यारी सी कहानी है हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने जो लैंगिक जनन है उसमें आए थे और उसमें हमने निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ ली थी। उसके बाद में हम निषेचन वाली जो घटना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होती है, वो पढ़ रहे थे। और निषेचन के अंदर में भी हमने देखा कि ये जो युग्मज, जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, वो कहाँ पर बनता है, जो ये मिलते हैं युग्मक, वो कहाँ पर मिलते हैं। तो एक हमने देखा था कि एक तो युग्मक मिल रहे थे शरीर के बाहर, तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। उसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये हमने पढ़ लिया था। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था शैवाल में, मछलियों में और जल थल चर प्राणियों में। तो इन तीनों में हमने देखा था कि जो युग्मक होते हैं वो शरीर के बाहर जाके मिलते हैं। फिर इनमें हमने ये भी जाना था कि जो युग्मक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इसलिए जो जब ये मिलेंगे तो वो बाहरी माध्यम में युग्मनज बनेगा और बाहरी माध्यम में ही जो संतति भी पैदा होगी वो बाहरी माध्यम में होगी, यानी कि पानी में ज़्यादातर। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि वो जो शिकारी होते हैं उनके शिकार में वो बड़े आसानी से आ सकती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दूसरे तरीके का निषेचन, कि और कहाँ पर निषेचन होता है और कहाँ पर ये युग्मक जो हैं वो मिलते हैं आपस में। एक तो बाहर मिले थे खुल्लम खुल्ला। अब एक देखते हैं दूसरी कहानी कि कहाँ पर युग्मक मिलते हैं। तो एनसीईआरटी में दोबारा हम चलते हैं। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे स्थलीय जीवों में, बहुत सारे कौन से जीवों में? बहुत सारे स्थलीय जीवों में, जैसे कि फंजाई, जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी के प्राणी। उच्च श्रेणी के क्या? उच्च श्रेणी के प्राणी, यानी कि एनिमल्स, उच्च श्रेणी के एनिमल्स। जैसे अब एग्जाम्पल दिया है सरीसर्प। क्या एग्जाम्पल दिया गया है? पहले पढ़ना अच्छे से है, उसके बाद में समझ में आएगा। ये लिखा है सरीसर्प। सरीसर्प, सरीसर्प को बोलते हैं रेप्टाइल्स। REP, रेप, TILES, टाइल्स। टाइल्स लगी होती है ना घर में, वही स्पेलिंग है रेप्टाइल्स। तो रेप टाइल्स, रेप्टाइल्स, सरीसर्प। सर्प पता होगा क्या होता है, बाद में बताएंगे। अभी सर्प मतलब सांप होता है, उसी से रिलेटेड बात है। तो उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि सरीसर्प हो गया। फिर उसके बाद में पक्षी, यानी कि बर्ड्स, चिड़िया, तथा स्तनधारी। तथा क्या? स्तनधारी, जो मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी। एवं अधिकतर पादप, एवं अधिकतर पादप, यानी कि अधिकतर पौधे जो होते हैं। और पौधे कौन से? ब्रायोफाइट। कौन से? यहाँ पर लिखा है ब्रायोफाइट्स। उसके बाद में टेरिडोफाइट्स। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में क्या है? तथा एंजियोस्पर्म। तथा एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर क्या क्या स्पेलिंग है, इसको पढ़ना अच्छे से। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। उसके बाद में है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद में क्या? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो ये वाले जो अधिकतर पादप है उनके अंदर में क्या होता है? इन सब में युग्मक संलयन, युग्मक का जो संलयन है यानी कि निषेचन, जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। जीव शरीर के क्या होता है? भीतर संपन्न होता है, यानी कि अंदर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन की बात बताई है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया, जो हमें ध्यान में रखनी है
कि बहुत सारे स्थलीय जीवों में, बहुत सारे कौन से जीवों में, स्थलीय जीवों में। अब स्थल का मतलब क्या होता है, स्थल या थल का मतलब होता है ज़मीन। वैसे जीव जो बहुत ज़मीन में रहते हैं उनके अंदर की बात ये चल रही है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा था, बाहरी निषेचन, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो ये देखा था कि इस धरती पे जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, 5 हिस्सों में। एक तो उसमें आता है एम, उसके बाद में आता है पी, उसके बाद होता है एफ, उसके बाद आता है पी, उसके बाद आता है ए। तो ये हमें रट चुका है अब, एम पी एफ पी है। एम से हमें मालूम है, एम से मोनेरा होता है, पी से प्रोटिस्टा होता है, एफ से होता है फंजाई, पी से होता है प्लांटी, ए से होता है एल्गी। ये हमें मालूम है। ये क्या है, एफ से क्या है, फंजाई, फंजाई, फंजाई। ठीक है, अब इसके बाद में पी से होता है प्लांटी, पी से होता है प्लांटी। प्लांट में भी कितने हैं, 5 पार्ट होते हैं। तो ये पी से क्या हो गया, पादप हो गया। ये भी हमें मालूम है, पी से पादप है यानी कि प्लांट्स। प्लांट को भी 5 हिस्सों में बांटा गया है। 5 हिस्से कौन से 5 हिस्से इसमें, इस बार ऐसे कर देते हैं। इसमें होता है पहले एल्गी, क्या है, ए एल जी ए ई, एल्गी यानी कि शैवाल। ये क्या होगा, शैवाल हो गए। उसके बाद होता है, उसके बाद आता है ब्रायोफाइट। उसके बाद क्या आएगा, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। ये आ गया टेरिडोफाइट। उसके बाद में है जिम्नोस्पर्म। तो ये लोग जिम जाने लग गए, अब ये जिम जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इन्होंने जिम को नो बोल दिया है, जिम को नो बोल दिया है, जिम्नोस्पर्म। और आखिरी में होते हैं एंजियोस्पर्म, एनजीओ स्पर्म। तो ये हमें याद करना है कि कौन से पादप के अंदर में क्या क्या आती हैं। तो पादप के अंदर में 5 कैटेगरी होती है। एल्गी होती है यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। एनिमल के अंदर में हमने इस चैप्टर के अंदर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमने पहले क्या पढ़ लिया, इस चैप्टर के अंदर में हमने पढ़ लिया पहले ही जल, इसको भी इससे ही लिख देते हैं हम। पहले हमने पढ़ लिया जल, थल या फिर स्थल, जल स्थल चर, जल स्थल चर प्राणी, ये पढ़ लिया हमने। यानी कि जिसको क्या कह रहे थे, इसका ही दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि जो पानी पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, ऐसे वाले प्राणी। इसके बाद अब एनसीईआरटी ने बताया, क्या बताया, उच्च प्राणी कौन से बताएं, और उन्हें बताया सरीसर्प, सरीसर्प, ये सरीसर्प। अब ये सरीसर्प का मतलब क्या होता है, सरीसर्प को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, सरीसर्प को बोलते हैं रेप्टाइल्स। अब यहाँ पर सर्प जो लिखा हुआ है, इस पर सर्प, ये सर्प जो लिखा हुआ है, तो सर्प का मतलब क्या होता है मालूम ही हमें, सांप। अब सांप कैसा होता है, सांप ऐसा होता है, कहाँ पर रहता है, रेंग के चलता है ना सांप, तो रेंग के चलने वालों को बोलते हैं सरीसर्प। रेंग के जो भी चलते हैं ना प्राणी, जो भी जानवर रेंग के चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, सरीसर्प कहते हैं या फिर रेप्टाइल्स कहते हैं। तो इसकी जो कैटेगरी, ये वाली जो कैटेगरी है, इसमें वो सारे जानवर आते हैं जो कि रेंग के चलते हैं और ये ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या बताया एनसीईआरटी ने इसी में, कि बर्ड्स यानी कि चिड़िया को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर में, पक्षी का एग्जाम्पल बताया। और आखिरी में बताया स्तनधारी,
स्तनधारी। पक्षी को क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं, BIRDS, बर्ड्स, हम बचपन से पढ़ते हैं। और स्तनधारी का मतलब क्या होता है? वो प्राणी जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको कहते हैं स्तनधारी, यानी कि मैमल्स। MAMMALS, मैमल्स। तो MAM मैम, MALS मल्स, मैमल्स, ठीक है, स्तनधारी। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब NCERT वाले क्या कह रहे हैं कि जो प्राणी, पहले तो हमने पढ़ लिया था, किसकी बात पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी शैवाल की बात पढ़ी थी। ये जो शैवाल है इसकी बात पढ़ी थी कि ये कैसा लैंगिक जनन में कौन सा वाला करता है? ये करता है बाह्य निषेचन, यानी कि इसके शरीर के बाहर जाके वो होता है, बाहर जाके निषेचन होता है। युग्मक जो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? ये जो एम्फीबियंस है, यानी कि जल स्थल चर वाले प्राणी, इसके अंदर में भी बाह्य निषेचन होता है। इसके अंदर में भी क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, बाहर की तरफ निषेचन होता है। अब पक्षियों के अंदर में क्या बताया था? पक्षियों के अंदर में बताया था कि जो टर्की बर्ड है, टर्की वाली रहती है, सॉरी इसमें टर्की नहीं, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो मछलियाँ होती हैं, यहाँ पर फिशेस भी आएगा, एनिमल के अंदर में फिशेस भी आता है। मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों के अंदर में कौन सी फिश? बोनी मछली, यानी कि जो मछली जो हड्डी से बनी होती है वैसी वाली मछली। इसके अंदर में भी क्या होता है? इसके अंदर में भी बाह्य निषेचन होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके अंदर में भी बाह्य निषेचन होता है ना। और ये जो जल स्थल चर वाले प्राणी है, इसके अंदर में बाह्य निषेचन होता है। और यहाँ पर जो एल्गी है, ये जो एल्गी है, शैवाल है, इसके अंदर में भी बाह्य निषेचन होता है। अब बाकी सारे जितने हैं उनके अंदर में भी क्या होता है? उनके अंदर में भी निषेचन होता है। तो जितने भी फंजाई हैं, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, जितने भी फंजाई हैं, उसके बाद में उच्च श्रेणी वाले पादप हैं। उच्च श्रेणी वाले पादप कौन से हैं? ये हैं ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म। ये तो फंजाई हो गया। फिर उच्च श्रेणी वाले पादप जो पिंक में बनाए हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि ये जो सरीसर्प हैं, सरीसर्प यानी कि रेप्टाइल्स हैं, फिर बहुत सारे पक्षी, उसके बाद में ये जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी, और उसके बाद ये जो स्तनधारी हैं, ये सारे के सारे ऐसा निषेचन करते हैं कि इनके शरीर के बाहर जाके युग्मक मिलते हैं। नहीं, इनके शरीर के अंदर युग्मक मिलते हैं। बाहर वाला तो हमने पढ़ लिया था, जो पहली पढ़ा था हमने। इनके शरीर के कहाँ मिलते हैं युग्मक? अंदर जाके मिलते हैं युग्मक। तो ऐसे युग्मक के मिलने को क्या बोलते हैं? ऐसे युग्मक के मिलने को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल, किसी का भी एक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम कि हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ा था, मान लीजिए एंजियोस्पर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि ये फूल था, हमने ये देखा था यहाँ पर ये फूल है, और फूल के अंदर में मादा वाला ये संरचना है, मादा लैंगिक अंग है। और इसके अंदर में अंडक था, और अंडक के अंदर में दुल्हन थी। दुल्हन नहीं, अंडक के अंदर में अंडक के अंदर में वो थी मादा युग्मक। उसके बाद में ये था यहाँ पर हमारा नर वाला फूल था, और नर वाले फूल में नर वाली संरचना थी। ये हमारी नर वाली संरचना है। नर वाली संरचना क्या होती है? पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर। और ये वाला क्या है? ये है परागकोश। इसके ऊपर जो टोपी जैसा लगा रहता है वो परागकोश होता है। अब इस परागकोश के अंदर में क्या होता है? इस परागकोश के अंदर में होता है हमारा परागकण, ये हमने पढ़ा था। और परागकण के अंदर हमारा बैठा होता है, क्या बैठा होता है? परागकण के अंदर बैठा होता है दूल्हा। दूल्हा नहीं, उसके अंदर में बैठा होता है हमारा नर युग्मक, नर वाला युग्मक बैठा होता है, नर युग्मक।
नर युग्मक, ठीक है। और ये नर युग्मक अपने कार में बैठा हुआ है, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, जिसमें भी बोल रहे हैं, परागकण में बैठा हुआ है मतलब। अब ये जो नर युग्मक है इसको जरा मिटा देते हैं जी। तो ये बैठा हुआ है इसके अंदर में नर युग्मक, और मादा युग्मक कहाँ पर है? मादा युग्मक अपने इसके अंदर में है, अपने घर के अंदर है, अंडप के अंदर में अंडा है। मादा युग्मक का नाम क्या है? मादा युग्मक का नाम है हमारी पिक्चर में अंडा, अंडा या फिर अंड, ठीक है। तो मादा युग्मक यहाँ बैठी हुई है और नर युग्मक अपने हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है। फिर क्या होता है, ये जो नर युग्मक है, ये वाला जो नर युग्मक है, ये यहाँ से क्या करता है, ये यहाँ से अपनी मादा के पास में उड़ता हुआ जाता है। ये उड़ता हुआ गया 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 और यहाँ पर आके ये बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आके ये गिर जाता है, इसके ऊपर एंटीना पे आके ये गिर जाता है। इसके एंटीनों को क्या कहते हैं? इसके एंटीनों को कहते हैं वर्ती कागर पे आके गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इसका अंकुरित होता है, ये अंकुरित हो जाता है, अंकुरण होने लगता है, और ये जो नर युग्मक है वो यहाँ से नलिका के द्वारा यहाँ से जाते जाते अपनी मादा के पास में मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं? यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो नर वाला जो युग्मक है वो अपनी मादा से मिलेगा, तो वो कहाँ पर मिल रहा है ज़रा देखिए। वो कहाँ मिल रहा है? ये वाला जो फूल था, ये वाला फूल था, वो कौन सा फूल था? मादा वाला फूल था, ठीक है। अब मादा का जो ये जो फूल है, वहाँ पर ये मादा युग्मक कहाँ पर है? शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है? बताइए। शरीर के अंदर बैठी हुई है, घर के अंदर, अपने किले के अंदर इंतज़ार कर रही है अपने नर युग्मक का, या घर के बाहर इंतज़ार कर रही है? ये घर के अंदर इंतज़ार कर रही है। तो यानी कि ये जब मिलेंगे, यानी कि ये जो नर आया तो वो घर के अंदर आके मिला या घर के बाहर जाके मिला? तो ये घर के अंदर आके मिला, इज्जत से जाके मिल गया, ठीक है। घर के अंदर आके एकदम आ गया, मेरी मादा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, और घर का दरवाज़ा खोला और जाके अपनी मादा से मिल लिया, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो युग्मक संलयन है, यानी कि निषेचन है, वो कहाँ पर होगा? घर के अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर शरीर के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसलिए इसको कहेंगे आंतरिक, आंतरिक निषेचन, निषेचन। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए समझाने के लिए बताई थी, ये शब्द समझाने के लिए, आंतरिक निषेचन। आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर। आंतरिक का मतलब होता है अंदर। निषेचन का मतलब होता है युग्मकों का मिलना, यानी कि युग्मक संलयन। तो जब शरीर के अंदर निषेचन हो उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। और इसी का दूसरा नाम होता है इंग्लिश के अंदर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, INTER टर NAL नल, इंटरनल। तो इनका मतलब तो हमें पता ही है, हमने देखा होगा स्टेशन वगैरह में लिखा होता है एंटर, है ना, या फिर इंटर, ऐसे लिखा होता है। तो इनका मतलब क्या होता है? अंदर। तो इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये हो गया। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जब शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर में निषेचन हो तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इतनी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है, ऐसी फंजाई में भी होता है। ऐसा ही क्या होता है? फंजाई के अंदर में भी होता है। ऐसी किस में होता है? ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा होता है, एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता है। उसके बाद किस में होता है? ये जो सरीसर्प हैं, यानी कि सांप वाला जो ग्रुप है, उसके अंदर में भी होता है। पक्षियों के अंदर में भी कहाँ पर निषेचन होता है? शरीर के अंदर में निषेचन होता है, मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है। स्तनधारी जो हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी, उनमें भी आंतरिक निषेचन होता है। और जो मछलियाँ होती हैं, जो बाकी बची मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ,
उनके अंदर में भी होता है, लेकिन बोनी वाले में क्या होता है, बोनी वाले में बाहर होता है। तो ये हमें एग्जाम्पल याद रखना है निषेचन का, आंतरिक निषेचन का। तो फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एकदम ये बात बैठ जाए कि बहुत सारे स्थलीय जीवों में, जैसे कि फंजाई, हमने देख लिया फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि सरीसर्प, सरीसर्प हो गया यानी कि रेप्टाइल्स, फिर है पक्षी, पक्षियों के अंदर, फिर स्तनधारी के अंदर, और अधिकतर पादप के अंदर। पादप कैसे हो गए, ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या होता है, इसमें युग्मक संलयन यानी कि युग्मकों का मिलना जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। तो हमने देखा था कि वो घर के अंदर मिल रहे थे, तो शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जाहिर सी बात है आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो ये सिंपल सी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं। इन सभी जीवों में अंडे की, जो अंडे की यानी कि आगे जाके बताएंगे, अंडे की जो रचना है वो मादा के शरीर के भीतर होती है, मादा के शरीर के भीतर होती है, यह जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं, संगलित कर मतलब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो जितने भी जीव हमने बताए, तो उनमें जो अंडे की जो संरचना होती है, अंडे की रचना, अंडे मतलब अंडा क्या है, अंडा जो है मादा युग्मक का नाम है, ये मादा युग्मक ही है, अंडा मतलब मादा युग्मक। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मादा युग्मक है वो कहाँ पर बनता है, तो अब मादा युग्मक है, जाहिर सी बात है कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा मादा युग्मक है, तो कहाँ बनेगा, मादा के शरीर में बनेगा। ठीक है, तो मादा के शरीर के भीतर होती है। तो ये वाली जो रचना है वो कहाँ हो रही है, मादा के शरीर के भीतर। तो जैसे हमने ये देखा था इसके अंदर, तो यहाँ पर ये जो पिंक वाली है हमारी दुल्हन यानी कि मादा युग्मक, वो कहाँ पर है, मादा के शरीर के अंदर में है। युग्मक कहाँ है, मादा के शरीर के अंदर है। तो इसकी रचना कहाँ हुई होगी, यानी कि ये बनी कहाँ होगी, ये भी मादा के शरीर के अंदर बनी होगी, भीतर हुई होगी। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो मादा युग्मक की रचना है वो शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर वो नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। तो ये शरीर के भीतर बैठे बैठे इंतजार करती हैं और नर युग्मक को आना पड़ता है यहाँ तक। किसको आना पड़ता है, मादा को चल के नहीं जाना पड़ रहा है, नर युग्मक को अपनी बारात लेके आनी पड़ रही है इससे मिलने के लिए। ठीक है, तो नर युग्मक चल के आता है और शरीर के भीतर ही इसलिए युग्मक संलयन होता है, क्योंकि मादा शरीर के अंदर है, इसलिए युग्मक निषेचन भी कहाँ पर होगा, शरीर के भीतर होता है यहाँ पर। जबकि पहले वाले में हमने पढ़ा था कि नर वाला भी बाहर टपका देता है, मादा वाली भी बाहर टपका देती हैं और बाहर ही बाहर वो दोनों मिलते हैं खुल्लम खुल्ला। ये लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भीतर, शरीर के भीतर हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं कि आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में नर युग्मक जो होते हैं वो चलनशील होते हैं। नर युग्मक कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं यानी कि चल सकते हैं, और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए, और उन्हें अंडे के साथ मिलने के लिए, युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। क्या करना होता है, अंडे तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पर ये नर युग्मक की कहानी बताई है इन लोगों ने कि आंतरिक निषेचन जो भी जीव करते हैं, आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करते हैं यानी कि दिखाते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं ये वाले जीव, उनके अंदर में ये जो नर युग्मक है, ये जो नर युग्मक है वो कैसा होता है, चलने वाला होता है, चलनशील होता है यानी कि चल सकता है। और ये नर युग्मक का एक मिशन होता है, नर युग्मक एक मिशन पे निकलता है, क्या करने के लिए, कि अंडे के साथ यानी कि अपनी मादा से मिलने के लिए, मादा युग्मक से मिलने के लिए, अंडे से मिलने के लिए, युग्मन करने के लिए यानी कि मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, मादा तक पहुंचना पड़ता है। तो मादा तक यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। तो ये तो नर युग्मक के लिए बहुत ही चैलेंज वाली बात हो जाती है कि ज़िंदगी का मकसद रह जाता है नर युग्मक का कि अपनी मादा से मिले, और मादा को पाने के लिए वो उड़ के भी जाता है, कैसे कैसे तैर के भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यानी कि वो चल सकता है।
नर युग्मक, तो नर युग्मक को जाना पड़ता, मादा को नहीं जाना पड़ता। तो यही सवाल आता है कि युग्मक संलयन के लिए जो आंतरिक निषेचन करते हैं उसमें युग्मक संलयन के लिए कौन चलनशील होता है, अंडा चलनशील होता है या फिर नर युग्मक चलनशील होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए जो नर युग्मक है वो चलनशील होता है। जैसे बारात आती है ना घर में लड़की के, वैसे यहाँ पर भी नर युग्मक जो है वो अपना घोड़े पे बैठ के चलनशील होते हुए अपनी मादा के पास में जाता है घर में, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचना होता है। जैसे यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर का एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसका एग्जाम्पल ले लें, हम ले लेते हैं पक्षियों का एग्जाम्पल, पक्षियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये है पक्षी, इसको पक्षी समझिएगा, ठीक है। तो ये है नर पक्षी और ये है मादा पक्षी जो ज़्यादा सुंदर है क्या पक्षी है, तो ये पक्षी है यानी कि बर्ड, चिड़िया। अब इसके बाद में जो नर है वो युग्मक अपने, पहले तो ये बताते हैं कि ये जो मादा वाली पक्षी है ये मादा वाली पक्षी है और ये नर वाला पक्षा है नर वाला पक्षा है। तो इसमें जो मादा है उसका युग्मक कहाँ बनेगा, इसके शरीर के भीतर बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। और जो नर का युग्मक है वो भी इसके शरीर के भीतर बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, चलनशील होता है। अब ये नर युग्मक जो है, नर पक्षी अपना जो युग्मक है मादा के शरीर में पहुंचा देता है, मादा के शरीर में पहुंचा देता है। और मादा के शरीर में पहुंचने के बाद ये जो नर वाला युग्मक है, क्योंकि वो चलनशील है, वो इससे मिल जाता है, वो इससे क्या है, चलते चलते मादा से मिल जाता है। तो ये चलनशील होना होता है। अब इस प्रक्रम हेतु ये क्या लिखा है, प्रक्रम लिखा हुआ है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु होते हैं यानी कि स्पर्म होता है, पैदा होते हैं, जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है। उनकी संख्या कैसी होती है, बहुत ही विशाल होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं, परंतु क्या होते हैं, जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी जो संख्या होता है वो अपेक्षाकृत, क्या लिखा है, अपेक्षाकृत यानी कि तुलना में, अगर तुलना करके देखें हम, उनके मुकाबले कम होती है। किसके, नर युग्मक के कम होती है। तो जो शुक्राणु पैदा हुए यानी कि नर युग्मक बने, उनकी जो संख्या जो होती है बहुत ही विशाल होती है। शुक्राणु का मतलब क्या है, शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म, हमने पढ़ा था स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म यानी कि स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक ही है। शुक्राणु का मतलब नर युग्मक। तो उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही विशाल होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। नर युग्मक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, लेकिन जो अंडा होता है यानी कि मादा वाला युग्मक, उनकी संख्या जो है नर के मुकाबले में, अपेक्षाकृत के मतलब नर के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। तो अंडे जो हैं बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें भी सेंटेंस बना के पूछ लिया जाता है कि नर की संख्या ज़्यादा होती है कि मादा की संख्या ज़्यादा होती है, नर युग्मक की संख्या ज़्यादा होती है कि मादा युग्मक की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक इन्होंने थोड़ी सी पेचीदगी वाली बात बताई है कि जो बीजीय पादप होते हैं, जो कौन से पादप होते हैं, बीजीय पादप होते हैं, उनमें यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। वो क्या करते हैं, पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। तो ये बात कही जा रही है बीजीय पादपों की। ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि ये जो बीजीय पादप होते हैं, बीजीय पादप का मतलब ये नहीं कि बिजी रहते हैं ये वाले पौधे। बीजीय पादप का मतलब होता है जो बीज बनाते हैं, जो पौधे क्या करते हैं, बीज बनाते हैं। उनमें हालांकि, यद्यपि का मतलब हालांकि, नर युग्मक कैसा होता है, नर युग्मक होता है अचलनशील। नर युग्मक कैसा होता है, अचलनशील होता है। अब जब ये नर युग्मक चल नहीं सकता तो पहुँचेगा कैसे, है ना। तो यही हम देख लेंगे। तो वो पहुँचता कैसे है, वो पराग नली द्वारा पहुँचता है। वो पराग नली के द्वारा मादा युग्मक तक पहुँच जाते हैं। और कैसा निषेचन करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नर वाला युग्मक है
वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के आता है। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर में बैठ के क्यों आया, सोचिए ज़रा। हेलीकॉप्टर में इसलिए बैठ के आया क्योंकि इसके पैर नहीं थे। ठीक है, तो ये चल नहीं सकता है। ये जो बीजीय पादप रहते हैं, बीजीय पादप कौन से होते हैं, जो बीज बनाने वाले पादप कौन से होते हैं, ये जो आखिरी के दो लिखे हुए हैं, ये आखिरी के जो दो लिखे हुए हैं ना, इनको बोलते हैं बीजीय पादप। इनको क्या कहते हैं, बीजीय पादप, BGA, बीजीय पादप। यानी कि ऐसे पौधे जो बीज बनाते हैं। कौन से हैं बीजीय पादप, इनके नाम देख लेते हैं। एक तो है जिम्नोस्पर्म, कौन से, जिम्नोस्पर्म, और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिनके भी नाम में स्पर्म आता है वो कौन से पादप होते हैं, बीजीय पादप होते हैं, जो बीज बनाते हैं। और जिनके नाम में फाइट आ रहा है, फाइट, तो ये तो लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, तो ये बीज कैसे बनाएंगे, लड़ने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो बीज बना ही नहीं पाते। लेकिन ये कौन से स्पर्म वाले हैं, तो ये बड़े आराम से अपने बीज बनाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये कौन से होते हैं, बीजीय पादप। इनके अंदर की बात बताई जा रही है कि हमने पहले कहा कि ये जो सारे के सारे कौन से हैं, जो हमने बात बताई, फंजाई हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर उसके बाद में सरीसर, पक्षी, स्तनधारी, ये सारे कैसा निषेचन करते हैं, आंतरिक निषेचन, इनके शरीर के अंदर में होता है ना। फिर हमने बताया कि जो नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है उसको चल के जाना पड़ता है मादा के पास में। ठीक है, तो नर युग्मक चलनशील होता है, मादा युग्मक बैठी रहती है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताया जा रहा है, एक बात बताई जा रही है कि ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, बीजीय पादप, इनके अंदर में भी आंतरिक निषेचन तो होता है, लेकिन इनके जो नर वाले युग्मक रहते हैं, ये जो नर वाला युग्मक है वो चल नहीं सकता, उसके पैर नहीं होते, ये नर वाले युग्मक के पैर नहीं होते, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में उड़ के आता है ना। पैर नहीं है तभी तो हेलीकॉप्टर में उड़ के आया। और तो इंसान लोग के तो पैर होते हैं, वो क्यों हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, अरे तो वो हेलीकॉप्टर में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है उड़ने के लिए। इसकी तो मजबूरी है, इसकी क्या है, इसकी तो मजबूरी है बेचारे की, इसके पैर ही नहीं है, गोलू सा है ये तो एकदम, पैर ही नहीं है, हाथ भी नहीं है, देख लीजिए, फिर भी अपनी मादा से मिलने के लिए तैयार है। कितना मेहनत कर रहा है ये, और मादा भी कितना इंतज़ार कर रही है, सब्र कर रही है इससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्या होता है, ये होता है अचलनशील होता है, यानी कि चलनशील ये नहीं होता है। और अपनी मादा युग्मक से कैसा मिलता है, ये जो नली बनाई गई है ये पिंक कलर की, ये पराग नली होती है। इस नली के द्वारा ये पराग नली इसको लेके जाती है वहाँ तक कि चलो अपनी मादा से मिलने चलो। तो ये पराग नली से के द्वारा मिलता है, उसमें तैरता, उसमें गिरता हुआ जाता है और जाके अपनी मादा युग्मक से मिल जाता है। और क्लियर देखने के लिए हमने यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखा था कि पॉलिनेशन वाला जो एग्जाम्पल था, बीजीय पादप का ही वो एग्जाम्पल था कि ये जो नर युग्मक बैठ के आया था बढ़िया, ये हमारा जो नर युग्मक है वो बढ़िया बैठ के आया था अपने हेलीकॉप्टर में। और ये क्या होता है, इसके पैर नहीं, अचलनशील है, चल नहीं सकता। फिर ये जो पराग नली है, जो नीली वाली बनाई गई है, ये पराग नली में यहाँ पर ये देखिए, ये गिरता हुआ आ रहा है, ये लुढ़कता हुआ आ रहा है ना, क्योंकि गोल गोल सा ये लुढ़कता हुआ आता है और अपनी मादा से जाके इसके घर में आके मिल जाता है। तो ये पराग नली द्वारा आता है बीजीय पादप में। तो इतना हमें क्लियर हो गया होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो स्थलीय जीव रहते हैं कि फंजाई हो गए, यहाँ पर हमने देखा फंजाई हो गए, फिर पादप के अंदर में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके बाद में सरीसर, फिर पक्षी और मैमल्स, स्तनधारी। इन सब के अंदर में क्या होता है, इन सब के अंदर में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि मादा के शरीर के अंदर में निषेचन होता है। फिर इसमें अगर पूछा जाए कि अंडा कहाँ बनता है, तो हमें बताना है कि मादा के शरीर के अंदर में बनता है। फिर अंडे ज़्यादा बनते हैं या नर युग्मक ज़्यादा बनते हैं, तो हमें बताना है नर युग्मक ज़्यादा बनते हैं अंडे के मुकाबले में। ठीक है, फिर इसमें चल कौन सकता है, ज़्यादातर में चलता कौन है, नर वाला चलता है या मादा वाला चलता है, अंडा चलता है या जो शुक्राणु होते हैं वो चलते हैं, तो हमें बताना है नर वाला चलता है, नर युग्मक चलता है, यानी कि शुक्राणु चल सकते हैं, मादा वाली नहीं चल सकती। लेकिन बीजीय पादपों में अगर पूछ लिया, बीजीय पादप में अगर पूछ लिया कि बीजीय पादप में कौन चलता है, नर चलता है या मादा चलती है, तो हम बताएंगे दोनों के ही पैर नहीं है, दोनों ही नहीं चलते। नर युग्मक कैसे आता है, फिर नर युग्मक आता है ये पराग नली के द्वारा लुढ़कता हुआ अपनी मादा के पास में आ जाता है। तो इतना प्यार है इन दोनों में
कि ये लुढ़कता हुआ भी अपनी मादा के पास में आ जाता है। तो यहाँ तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। जो निषेचन वाली प्रक्रिया थी सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि युग्मक का जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है। तो एक हमने देखा शरीर के बाहर यानी कि बाह्य निषेचन, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक देखा हमने शरीर के अंदर जिसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ने जाएंगे अपना न्यू वाला टॉपिक, जिसका नाम है निषेचन के पश्चात की घटनाएं। तो हमने निषेचन पूर्व, हमने लैंगिक जनन की निषेचन पूर्व घटना देख ली, निषेचन वाली घटना देख ली। अब हमें पढ़ना है निषेचन पश्चात वाली घटना, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपका काम है कि 7 बार इसको रिवाइज करते रहें। देखिए, रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बिल्कुल मन लगा के रिवाइज करना है। वीडियो को हमें देखना नहीं है, वीडियो को हमें अटेंड करना है। कैसे करना है? जैसे क्लास में बैठे होते हैं वैसे वीडियो को देखना होता है। और पहला, जब भी कोई पढ़ाई की बात हम पहली बार करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना होता कि इसमें कितना समय लगेगा। पहली बार जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समय के बारे में नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। नहीं, पहली बार हमें से समय की बजाय हमें देखना होता है कि हमें समझना है। पहली बार समझना है, क्योंकि समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। जब तक हम कोई चीज़ समझते नहीं है, इसका मतलब होता है कि हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी। अगर किसी ने किसी चीज़ को नहीं समझा तो मतलब है उसने वो चीज़ नहीं पढ़ी, ऐसा होता है। तो अगर आपने चीज़ समझी नहीं, ये जो चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा या आपको ये चैप्टर नहीं आता है। अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब होता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, यानी कि वो चीज़ आपने पढ़ चुकी है, आपको समझ में आ गई। तो जब भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको समझने में ध्यान देना है और एक एक वर्ड को अच्छे से बोलना है। उसके बाद में अपनी रीडिंग सही से करनी है। उसके बाद में जाके हमें बेहतर तरीके से और चीज़ें आसान होती जाती हैं। और उसके बाद में आखिरी में होता है रिवीजन। तो रिवीजन करते रहना है। खाली समय जो भी मिले हमें, कि अभी कुछ काम नहीं हो रहा है तो चलो एनसीईआरटी निकाल के पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा, कुछ भी पढ़ते रहें। हमें ये तो 7 तो ऐसे मिनिमम है, हमें तो 100 बार 200 बार कर पढ़ लेना है इतना कर पढ़ लेना है कि कोई काम नहीं है तो पढ़ते ही जाएँ। ठीक है, बाकी काम भी करने हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं है तो उस टाइम में तो कम से कम हमें पढ़ते रहना है, वो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हमने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद में हमें रिवाइज़ करते रहना है चीज़ों को। उसके बाद ये बहुत ही आसान होते जाएगा। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।